बाय हानिक्स्यू ने स्वाभाविक रूप से ये दृश्य देखा, लेकिन वह ये भी जानती थी कि शिक्षक शी ऐसे ही थे। लेकिन वह भी यही चाहती थी। ये त्यानी ने उसकी नाक की नोक को छुआ। मुझे डैडी पुकारो, पिताजी टिल्डर, शी जियाई ने बिना किसी अंतिम पंक्ति के छेड़खानी से पुकारा। ये त्यानी, उनके बगल में फटाले का मुंह खुला का खुला रह गया। वाह शिक्षक शे, इतने सिद्धांतहीन मत बनो। तो क्या मैं सेक्स कर सकता हूँ? डैडी टिल्डर, मुझे सेक्स नहीं करना है, मुझे बस एक निमंत्रण चाहिए। टीएस। ये त्यानी, वाह मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाय हानिक्स्यू के माथे पर भी काली रेखाएं थीं। क्या ऐसा हो सकता है कि समय आने पर उसे भी ये त्यानी का निमंत्रण पाने के लिए ऐसा करना पड़े? नहीं, ठीक है, तो तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि अगले 3 दिनों तक तुम जब भी मुझसे मिलोगे मुझे डैडी कहोगे। ठीक है, शिजियाई ने बार बार सिर हिलाया। ठीक है, समय आने पर मैं तुम्हें एक दे दूंगा। वाह, शिजियाई के मुंह के कोने थोड़े से मुड़ गए और उसने राहत की सांस ली। अगर उसकी कोई सीमा नहीं थी तो कोई बात नहीं। खैर, वो तो एक ऐसी इंसान थी जिसकी कोई सीमा नहीं थी। इसमें क्या बड़ी बात थी? क्या उसे 2 बार डैडी कहने से वो मांस का एक टुकड़ा खो देगी? वह सचमुच उन लड़कियों को नहीं समझती थी जो उसे ऐसा कहने के बजाय मरना पसंद करेगी। इसमें बड़ी बात क्या थी? देर सवेर आपको उस आदमी को डैडी डैडी कहना पड़ेगा जो आपका पिता नहीं है। फिर शिजियाई संतुष्ट हो गई और खुशी से स्ट्रॉ से कोला चूसने लगी। मैं भी जाना चाहता हूँ। म्यू कियानिक्स्यू ने ये त्यानई की ओर देखा और हल्के से कहा। उन्होंने महसूस किया कि कविता पाठ काफी रोचक होना चाहिए। ठीक है, जब मुझे मिल जाएगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, पफट। शिजियाई, जो उनके बगल में थी, ने अपना कोला थूक दिया। नानी, शिजियाई ने अपने दांत पीस लिए और ये त्यानई की ओर देखा। 3 दिन तक वह उसे पापा कहती रही, उसके बाद उसने उसे निमंत्रण दिया। फिर उसने यूं ही कह दिया कि वह भी जाना चाहती है। और उसने सीधे उसे निमंत्रण दे दिया। बहुत खूब, वह मानसिक रूप से टूट गया था। कॉन्सर्ट जारी रहा और 1 घंटे बाद खत्म हुआ। सभी लोग एक एक करके कार्यक्रम स्थल से चले गए। कार्यक्रम स्थल इतना बड़ा था कि ये त्यानी के आसपास के कुछ लोगों को छोड़कर, जिन्हें पता था कि वह लकी ड्रॉ क्षेत्र में है, बाकी लोगों को ये पता ही नहीं चल पाया कि इनाम किसने जीता है। ये त्यानी मंच के पीछे गए और एक अधेड़ उम्र की महिला ने उन्हें टिकट दे दिया। फिर ये त्यानी चुपचाप चले गए। शिजियाई, म्यू कियानिक्स्यू, बाय हानिक्स्यू और फटाले एक कोने में ये त्यानी का इंतजार कर रहे थे। माना जा रहा था कि म्यू कियानिक्स्यू को ये त्यानी के अलावा इंसानी दुनिया में और भी दोस्त मिले होंगे। मिस म्यू, आप ये त्यानी से कैसे मिली? शिजियाई ने उत्सुकता से पूछा। उसने मुझे बचाया, म्यू कियानिक्स्यू ने धीरे से कहा। उसकी साधना का स्तर क्या है? क्या वह तुम्हें बचा सकता है? शिजियाई ने बेबसी से कहा। फिर उसने शराब की एक बोतल निकाली और एक घूंट लिया। म्यू कियानिक्स्यू ने उसकी ओर देखा और कहा, चूंकि तुम एक चुड़ैल के शरीर के साथ पैदा हुई हो, इसलिए अपने दर्द को कम करने के लिए शराब का उपयोग करने से केवल लक्षणों का इलाज हो सकता है, मूल कारण का नहीं। तुम्हें पूरी तरह से ठीक होने के लिए शुद्धयांग शरीर वाले व्यक्ति को खोजने की जरूरत है। वह बहुत शांति से बोल रही थी, यहाँ तक कि जब उसने दोहरी साधना शब्द भी कहा तो उसकी आवाज में कोई उतार चढ़ाव नहीं था। शिजियाई हैरान रह गई। वह कौन थी? वह एक नजर में अपने जन्मजात चुड़ैल शरीर को कैसे देख सकती थी? हाँ, उसका शरीर बहुत खास था। सच में, पूरी तरह ठीक होने के लिए उसे कई बार सेक्स करना पड़ा। इसके अलावा कहा जाता है कि उसे कई बार सेक्स करना पड़ा। पिछली बार ये त्यानी के साथ ये सिर्फ एक अस्थायी राहत थी। उसे पीना सिर्फ इसलिए पसंद था क्योंकि शराब उसके जन्मजात दायन शरीर के दर्द को कुछ समय के लिए कम कर सकती थी, वरना उसका शरीर हर समय दर्द में रहता। वह बहुत ज्यादा शराब नहीं पीती थी। बाय हानिक्स्यू और फतले ने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। वे थोड़े उलझन में थे, लेकिन हाँ, वे जानते थे कि दोहरी साधना क्या होती है। यह मैं जानता हूँ। शिजियाई ने सिर हिलाया और फिर पूछा, लेकिन आप एक नज़र में कैसे बता सकते हैं? मुझे इसकी कुछ समझ है। मैं जन्मजात चुड़ैल शरीर की कुछ विशेषताओं को देख सकता हूँ। अच्छा ऐसा है। इस समय ये त्यानी दौड़कर आए। पिताजी यहाँ हैं। शिजियाई की खूबसूरत आंखें चमक उठीं। फिर वह जल्दी से दौड़ी और ये त्यानी के हाथ से टिकट छीन लिया। वह इतनी खुश थी कि मानो गोल गोल घूम रही हो। फटाले ने ये त्यानी की ओर आशा भरी नजरों से देखा। तुम एक बुरे छात्र हो, तुम्हारा जाना बेकार है। उसने फटाले की ओर देखा और कहा। फतले, वह उसे काट काट कर मार डालना चाहती थी, लेकिन जाना भी चाहती थी। ऐसी जगह, एक कवि सम्मेलन जिसमें दुनिया भर के बड़े बड़े लोग आते हों। इस उम्र में उसके पास जाने का बस एक ही मौका था। अरे, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे दोगे। शिजियाई ने ये त्यानी से कहा। ठीक है, तो फिर जो वादा तुमने मुझसे किया था उसे मत भूलना। ये त्यानी ने शिजियाई को एक टिकट दिया। उसने जो वादा किया था वह एक रात के लिए पीए में जाने का था। शिजियाई ने इसे फतले को सौंप दिया। ये त्यानी ने फिर बाय हानिक्स्यू की ओर देखा और मुस्कुराते हुए एक बाय हानिक्स्यू को दे दिया। पहले तो ये त्यानी सोच रहा था कि बाय हानिक्स्यू को देने से पहले वो उसे चूम ले, लेकिन वो कियानिक्स्यू और बाकी लोग यहाँ थे, इसलिए वो बस यही कर सकता था। बाकी का क्या करोगे? बाय हानिक्स्यू ने पूछा। ये त्यानी ने एक पल सोचा और जिंगबाओ के लिए एक टिकट छोड़ दिया। अभी भी 4 टिकट बाकी थे। फिर ये त्यानी ने कहा, इसे बेच दो और धन कमाओ। ये तो पता ही था कि इस निमंत्रण का मूल्य बहुत ज्यादा था। एक टिकट आसानी से कुछ लाख में बिक सकता था। क्यों? क्या ये सिर्फ लियू किंग्यू को कविताएं लिखते देखने के लिए था? ये तो बस एक पहलू था, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू ये था कि तियानशुई पवित्र नगर काव्य सम्मेलन पूरे महाद्वीप से कविता प्रेमी लोगों को एक साथ लाएगा। इसमें प्रतिभाशाली महिलाएं, महागुरु और गुरु शामिल थे। ये गुरु इस क्षेत्र में अत्यंत निपुण थे और साथ ही वे शक्तिशाली युद्ध कलाकार भी रहे होंगे। 4 अमर संप्रदायों में से एक तियानजी मंडप के महान बुजुर्ग भी मौजूद थे। हर युवा प्रतिभा के लिए ऐसे अवसर पर आना एक अभूतपूर्व उन्नति और अपने जीवन को बदलने का अवसर था। यहीं पर असली मूल्य निहित था।
तियानशुई पवित्र नगर के 4 महान परिवार कुछ भी नहीं थे। आत्मा तलवार संप्रदाय के सामने तो बाई परिवार भी चींटी के समान था। 4 महान अमर संप्रदायों की तो बात ही छोड़िए। ये निश्चित रूप से एक ऐसा अवसर था जिसका हर कोई सपना देखता था। ये बहुत अच्छा नहीं है ना? बाई हेंक्स्यू ने कहा। इसमें क्या अच्छा नहीं है? क्या इसे दूसरों को बेचना अच्छा नहीं होगा? ये कहते हुए ये तियानई चौक के किनारे एक लकड़ी की कुर्सी की ओर दौड़ी और फिर जोर से चिल्लाए, कल रात की कविता सभा के लिए लियू किंग्यू का निमंत्रण बिक्री के लिए है। यदि आप इच्छुक हैं तो जल्दी आइए, अन्यथा कोई नहीं बचेगा। ये तो पता ही होगा कि आसपास बहुत सारे लोग थे और उनमें से ज्यादातर अभी अभी कॉन्सर्ट स्थल से निकले थे। ये तियानी के चिल्लाने पर बहुत सारे लोग तुरंत इकट्ठा हो गए। मस्ती में शामिल होना इंसानी स्वभाव है। जब उन्होंने देखा कि आसपास इतने सारे लोग हैं तो और भी लोग आ गए। बाय हानेक्स्यू और अन्य लोग एक कोने में खड़े होकर ये तियानई को देख रहे थे। भाड़ में जाओ, तो आप भाग्यशाली व्यक्ति हैं। धत्तेरी की, मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है। कितने का? मैं इसे खरीदूंगा, मैं एक खरीदूंगा। उद्धरण चिन्ह, मैं उन सभी को खरीदूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अचानक वे लोग चिल्लाए। ये तियानी, किन चाओ और उसके माता पिता वहां आए। जब उन्होंने ये तियानी को देखा तो उनके माथे पर बल पड़ गए। तो मैं ये तियानी हूँ। जाओ जाओ, ये कविता सम्मेलन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वहां बहुत से शक्तिशाली लोग हैं। एक बार वे तुम्हें पसंद कर लें तो न केवल तुम बल्कि हमारा किन परिवार भी तेजी से आगे बढ़ेगा। इसलिए तुम्हें जरूर जाना चाहिए। किन चाओ के पिता किन हाई ने कहा। हाँ, किन चाओ ने सिर हिलाया। वह भी जाना चाहता था। वह तो जाना ही चाहता था। उसे लगा कि अपनी योग्यता से उन लोगों का ध्यान जीतना मुश्किल नहीं होगा। इसके अलावा वह एक प्रसिद्ध प्रतिभा भी थे। मैं 2 मिलियन का भुगतान करूंगा। किन हाई ने एक कदम आगे बढ़कर ऊंची आवाज में कहा, जिससे जो लोग अभी भी खरीदना चाहते थे वे तुरंत ही चुप हो गए। 2 लाख? क्या वह पागल था? जब ये तियानी ने उसे देखा तो वह मन ही मन मुस्कुराया। चूंकि वह उसे पैसे देने आया था इसलिए उसे उसके साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ा। 2 मिलियन? अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे पास कुल 4 हैं। आपको कितने चाहिए? उन सभी को, किन हाई ने कहा। यह बहुत पैसा था लेकिन फिर भी वह जा सकता था। अगर वह न भी जाए तो भी वह इसे दूसरों को ऊंची कीमत पर बेच सकता था। यह निश्चित रूप से कोई नुकसान नहीं था। इसी दौरान लिन चांगटिन और उसके माता पिता वहां आ गए। उसे इस मौके का फायदा उठाना था। उसे लगा कि कविता प्रतियोगिता में उसका कोई मौका नहीं है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई निमंत्रण पत्र बेच रहा होगा। जब उसने देखा कि यही तियानी थी तो उसने चुपके से अपनी मुट्ठियां भींच ली, लेकिन इनमें से कोई भी महत्वपूर्ण नहीं था। मैं 10 मिलियन में 4 खरीदूंगा। लिन चांगटिन के पिता लिन एगुओ आए और बोले, बॉस लिन, आप लूट रहे हैं। हम में से प्रत्येक के लिए 2-2 क्यों न हो? किन हाई ने लिन चांगटिन की ओर देखा और कहा, यह भी ठीक है, हम में से प्रत्येक के लिए 2, कुल मिलाकर 4 मिलियन है ना? लिन एगुओ ने एक कार्ड निकाला। ये तियानी ने इस समय कहा, क्या आप दोनों के बीच कोई गलतफहमी है? मैंने अभी तक कीमत नहीं बताई है। आपने कीमत क्यों तय की? ये तियानी, लोगों को संतुष्ट रहना सीखना होगा। एक निमंत्रण के लिए 2 मिलियन पहले से ही सबसे अधिक कीमत है। आमतौर पर आप इसे 2000 में भी नहीं बेच सकते। लिन एगुओ ने कहा। बेशक वह ये तियानी को जानता था। वे भी 4 बड़े परिवारों का हिस्सा थे। उनके लिए ये तियानी को जानना स्वाभाविक था। क्या ऐसा है? ये तियानी मुस्कुराए और बोली, एक के लिए 20 मिलियन। क्या तुम इसे चाहते हो? कुछ ही दूरी पर शिजिया की खूबसूरत आंखें चमक उठी। लानत है, क्या ये पैसा कमाना इतना आसान है? ये तियानी, ज्यादा मांगने की हिम्मत मत करना। लिन चांगटिन ने ये तियानी की ओर इशारा करते हुए गुस्से से कहा। ये तियानी ने अपने कान पकड़े और कहा, यह वाकई अजीब है। मैं अपनी चीजें खुद बेच रहा हूँ। मैं कीमत तय कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि कीमत बहुत ज्यादा है तो इसे मत खरीदिए। ये वाकई अजीब है। मेरे इतना ज्यादा मांगने में क्या गलत है? यदि आप इसे नहीं खरीदेंगे तो कोई और इसे खरीद लेगा। उद्धरण चिन्ह। ये तियानी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि अगर हम इसे नहीं खरीदेंगे तो और कौन खरीदेगा? किन्हाई खुद को जोर से हंसने से नहीं रोक सका। क्या मजाक है? एक विक्रेता होने के नाते मुझे धमकाया जा रहा है। ठीक है, मैं इसे नहीं बेचूंगा। ठीक है, मैं इसे वापस ले जाकर आग जलाऊंगा। सच में, अलविदा, ये तियानी ने कहा, फिर नीचे कूद गया और एक तरफ चला गया। जब ये तियानी वहां से चली गई तो वे सभी घबरा गए। वह इतना अच्छा अवसर नहीं छोड़ सकता था। सास, किन्हाई ने ये तियानी को बुलाया। यहाँ बहुत सारे लोग थे और लूटपाट करना कोई अच्छा विकल्प नहीं था। अगर उसका बेटा आसमान में उड़ सकता है तो 2 करोड़ की बात तो दूर, वह 2 करोड़ वापस भी कमा सकता है। ठीक है, 20 मिलियन है, मैं एक खरीदूंगा। उद्धरण चिन्ह। किन्हाई ने अपने दांत भींचे और कहा। किन चाओ ने चुपके से अपनी मुट्ठियां भींच ली। किसने सोचा होगा कि ये तियानी अपने पिता का फायदा उठा पाएगी? ये तियानी मुस्कुराए। 40 मिलियन प्रत्येक, ले लो या छोड़ दो। आप, किन्हाई ने गुस्से से कांपते हुए ये तियानी की ओर इशारा किया। आसपास के लोग चुपचाप अवाक रह गए। ये वाकई दिलचस्प था। अच्छा, मैं इसे खरीद लूंगा। किन्हाई ने अपने दांत भींचे और अपना फोन निकाल लिया। मैं आपके खाते में पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। यदि वह इस अवसर का लाभ नहीं उठाता तो ये बहुत बुरा होगा यदि अन्य लोग इसे छीन लें। अगर उसने पैसे खो दिए तो ऐसा ही हो। उन्हें उम्मीद थी कि उनका बेटा उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। अगर तुमने ये पहले कहा होता तो तुम्हें 2 करोड़ ज्यादा खर्च नहीं करने पड़ते। ये तियानी ने फिर अपना फोन स्कैन किया और देखा कि उसे 4 करोड़ मिल गए हैं। वह मन ही मन मुस्कुराया। बेशक उसके पास अभी भी दिमाग था। ये जियान एयर के बारे में सोचो, वो बहुत जिद्दी थी। पैसे कमाने के तो कई अच्छे तरीके थे, लेकिन उसे तो बस दानव जानवरों के इलाके में जाकर सभी तरह की स्वर्ग और पृथ्वी की आत्माएं इकट्ठा करनी थी। वो उससे ज्यादा होशियार नहीं थी। पैट्रियार्क लिन, आप क्या कहते हैं? ये तियानी मुस्कुराए और लिन एगुओ को देखा।
खरीदना। लिन एगो ने दांत पीसते हुए ये तियानी को भी 4 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए। फिर वे बाहर चले गए। सिर्फ 2 टिकट बचे हैं, 400 रुपये प्रति टिकट, पहले आओ पहले पाओ। ये तियानी ने दोनों टिकट हाथ में लिए और चिल्लाया। लिन और किन परिवार के सदस्य अचानक लड़खड़ा गए। अपनी माँ को चो दो। 8 करोड़ कमाने के बाद ये तियानी संतुष्ट था। उसने सोचा था कि 4 टिकटें सिर्फ 1 करोड़ या उसके आसपास ही बिकेंगी। कौन जानता था कि 2 फिजूल खर्च लोग आएंगे। उनके अलावा कोई और इतना पैसा खर्च करने को तैयार नहीं होगा। उसने 2 खूबसूरत लड़कियों को 800 युआन की आकर्षक कीमत पर टिकट बेच दिए। उनमें से एक ये तियानी की पूर्व प्रेमिका थी। फिर ये तियानी बाय हानिक्सू और बाकी लड़कियों के पास दौड़ी। बहुत बढ़िया ये तियानी, अरे सबका हिस्सा है, तुम इसे बांट लो तो कैसा रहेगा। शीजिया ने ये तियानी की छाती पर कोहनी मारी। आपके सपनों में, चलो घर चलते हैं, कल मिलते हैं। फतले ने भी हाथ हिलाया। कल मिलते हैं सीनियर बाय। अरे मेरा क्या, ये तियानी ने पूछा। चले जाओ बेवकूफ। फिर वे चले गए। ये तियानी, बकवास, इस लड़की को सबक सिखाने की जरूरत है। मैं भी घर जा रही हूँ, बाय हानिक्सू ने ये तियानी से कहा। कल मिलते हैं। बाय हानिक्सू ने सिर हिलाया और मुंह कियानिक्सू की ओर देखा। कल मिलते हैं सिस्टर मु। अलविदा। फिर ये तियानी और म्यू कियानिक्सू घर लौट आए। क्या तुम्हें भूख लगी है? ये तियानी ने अपनी आस्तीनें चढ़ाकर पूछा। म्यू कियानिक्सू ने सिर हिलाया। मुझे भूख नहीं है, पर मैं कुछ खाना चाहती हूँ। अब जब हम साथ रह रहे हैं तो मेरे लिए तुम्हारे लिए खाना बनाना सुविधाजनक है। मुझे 1 घंटा दो और मैं तुम्हारे लिए दावत बना दूंगी। धन्यवाद। ये तियानी मुस्कुराए और बोली, हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। आपको मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। उनका रिश्ता अच्छा माना जा सकता था, लेकिन ये तियानी को लग रहा था कि वह ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा। उसे जल्दी करना होगा और मू कियानिक्सू को यह एहसास दिलाना होगा कि उनका रिश्ता बहुत अच्छा है। जब समय आएगा तो शायद वह अपनी गर्दन मोड़ सकेगा और उसे कोई दर्द महसूस नहीं होगा। अच्छे संबंध। म्यू कियानिक्सू को यह समझ में नहीं आया कि एक रिश्ते को अच्छा माना जाने के लिए कितना अच्छा होना चाहिए। मैं शोवा में नहाने जा रहा हूँ। म्यू कियानिक्सू ने अपने जूते उतार दिए, जिससे उसके खूबसूरत सफेद पैर दिखाई दिए। फिर उसने एक जोड़ी रोएदार चप्पलें पहन ली। अरे क्या तुम मोजे नहीं पहनते? यदि आपके पैरों में सर्दी लग जाए तो क्या होगा? अब तो ठंड हो गई होगी, है ना? क्या तुम चाहते हो कि मैं उन्हें गर्म करने में तुम्हारी मदद करूं? ये तियानी ने अपने हाथों पर फूंक मारी और हंसा। कोई जरूरत नहीं है, ये कहकर म्यू कियानिक्सू कमरे में चली गई। फिर वह पजामा पहने और नंगे पैर बाहर चली गई। उसे कुछ बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, जैसे ये तियानी के सामने पजामा पहनना। उसके मन में मर्द और औरत में फर्क था। आम लड़कियां तो चाहती ही नहीं थी कि लड़के उन्हें पजामे में देखें, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। शायद वो शहर में नहीं रहती थी और इतना नहीं सोचती थी। उसे लगता था कि पजामा भी कपड़े ही होते हैं और उनसे कुछ भी जाहिर नहीं होता। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि बिखरे बालों, पायजामा पहने और नंगे पैर यह परी बहन कितनी आकर्षक लग रही होगी? किसी भी स्थिति में जब उसने ये तियानी को देखा तो वह चाकू को मजबूती से पकड़ भी नहीं सका। क्या आपके पास चप्पल नहीं है? वे स्नान के लिए चप्पल हैं। ये काफी आरामदायक है। ये कहकर म्यू कियानिक्सू बाथरूम में चली गई। ये तियानी मुस्कुराए। शायद गोबलिन कबीले में उसके पास ये चीजें नहीं थी। उसके पास जूते तो थे, पर इतने सारे जूते कहाँ से लाएंगे? वह नंगे पैर किसी साफ नदी या तालाब में जाकर स्नान कर सकती थी। वह बेवजह इस बात का इंतजार कर रहा था कि नहाने के बाद वह कितनी आकर्षक लगेगी। लगभग 20 मिनट बाद बाथरूम का दरवाजा खुला। ये तियानी को बर्तन में रखे खाने की भी परवाह नहीं थी। वह जल्दी से बाहर निकला, बस म्यू कियानिक्सू को देखने के लिए, जो अभी अभी नहाकर आई थी। उसकी त्वचा गुलाबी रंग की गोरी थी और ऐसा लग रहा था जैसे अगर वो उसे काट ले तो उसके मुंह से पानी निकल आएगा। उसके बाल गीले थे और बालों की कुछ शरारती लंटें उसके खूबसूरत गालों पर चिपकी हुई थी। ये खास तौर पर मोहक था और उसके शरीर से हल्की गर्मी निकल रही थी। सबसे खास बात यह थी कि उसका पजामा ओवरसाइज था। वो लगभग घुटनों तक पहुंच रहा था और पता ही नहीं चलता था कि उसने नीचे पैंट पहनी है या नहीं। इससे उसके गोरे पैर और जांघें साफ दिख रही थीं और उसकी टांगों का आकार तो लाजवाब था। ये तियानी को लगा कि ऐसे ढीले कपड़े पहनने वाली लड़की विशेष रूप से आकर्षक थी। म्यू कियानिक्सू ने ये तियानी की तरफ देखा और ज्यादा कुछ नहीं सोचा। उसने पूछा, क्या तुम्हारा काम हो गया? जल्द ही। फर्श गंदा हो सकता है। क्या तुम सच में नंगे पैर चलना चाहते हो? ये तियानी ने पूछा। म्यू कियानिक्सू ने उसकी तरफ देखा और फिर उसके बाल और पजामा हल्के से फड़फड़ाए, मानो उसने कोई शक्ति छोड़ दी हो। तभी ये तियानी का मुंह खुल गया। पूरा कमरा तुरंत अविश्वसनीय रूप से साफ हो गया। फर्श इतना साफ था कि उस पर से रोशनी परावर्तित हो रही थी और जो चीजें थोड़ी बहुत गंदी थी वे सब अपनी सबसे सही जगह पर आ गईं। ये किस प्रकार की शक्ति है? मैंने तुमसे पहले भी कहा था, ये सृष्टि का नियम है। ये तियानी, ठीक है, परी बहन के लिए सबसे शक्तिशाली कानूनों में से एक होना उचित था। बहुत खूब। ये तियानी ईर्ष्यालु था। उसे लगा कि विनाश का नियम उपयोगी है, लेकिन व्यवहारिकता की दृष्टि से सृजन का नियम उससे भी बेहतर है। म्यू कियानिक्सू ये तियानी के पास गया और एक खुशबू ने उसकी कल्पना को तुरंत उड़ा दिया। तभी म्यू कियानिक्सू ने मेज पर रखे 2 व्यंजनों पर नजर डाली। वहां से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। बाहर जैसा ही एहसास था, इसलिए म्यू कियानिक्सू को लगा कि ये तियानी उससे झूठ नहीं बोल रही है। अगर तुम खाना चाहते हो तो पहले खा लो, ये वैसे भी तुम्हारे लिए है। मैं आपके लिए इंतजार करूंगा। म्यू कियानिक्सू रसोई में गई और ये तियानी को कुशलता से खाना बनाते हुए देखा। उस पल उसे लगा कि खाना बनाना काफी दिलचस्प लग रहा है। क्या तुम सीखना चाहते हो? ये तियानी ने मुस्कुराते हुए पूछा, जैसे ही वह बर्तन पलट रहा था। म्यू कियानिक्सू एक ऐसी इंसान थी जो अपनी भावनाओं को छुपाना नहीं जानती थी। अगर वो चाहती तो छुपाना चाहती थी, अगर नहीं चाहती तो नहीं चाहती थी। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करती तो नहीं, अगर वो तुम्हारा दिमाग घुमाना चाहती तो घुमाना ही पड़ता था। हाँ, म्यू कियानिक्सू ने सिर हिलाया।
यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कम समय में सीखा जा सके, खासकर आप जैसे किसी व्यक्ति के लिए जिसने पहले कभी खाना पकाना नहीं सीखा हो। ये काफी सरल लग रहा है, म्यू क्यानिक्स्यू ने कहा। ये तियानी, ओह हो, ये लड़की बहुत घमंडी है। आओ आओ आओ। फिर ये तियानी ने लाल ब्रेज्ड पोर्क निकाला। बर्तन धोने के बाद उसे गैस स्टोव पर रखा और म्यू क्यानिक्स्यू से मुस्कुराते हुए कहा, अगर ये आसान है तो सबसे आसान टमाटर वाले तले हुए अंडे कैसे होंगे। ये टमाटर हैं, बस इन्हें काटकर भून लीजिए। रही बात अंडों की तो उन्हें बाद में डाल दीजिए। म्यू क्यानिक्स्यू ने सिर हिलाया, ठीक है। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और तीनों टमाटर काट दिए गए। ये तियानी, फिर उसने अपना हाथ फिर से हिलाया और टमाटर उड़कर बर्तन में आ गए। आप आग कैसे जलाते हैं। ये तियानी ने अपनी नाक की नोक को छुआ और उसे आग जलाने में मदद की। तभी म्यू क्यानिक्स्यू की दाहिनी तर्जनी उंगली थोड़ी सी हिली और तीनों अंडे उड़कर बर्तन के ऊपर आ गए और अपने आप बर्तन में गिर गए। 1.5 मिनट बाद ये हो चुका है। म्यू क्यानिक्स्यू ने ये तियानी पर नजर डाली। सच कहूं तो उसकी खाना पकाने की कला काफी अच्छी लग रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था। क्या आप आजमाने के इच्छुक हैं। ये तियानी ने मुस्कुराते हुए पूछा। म्यू क्यानिक्स्यू ने एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया, थोड़ा सा भौहें सिकुड़ते हुए। इसका स्वाद बुरा नहीं था, लेकिन इसका कोई और स्वाद क्यों नहीं था। पहली बात, तुमने तेल नहीं डाला। दूसरी बात, तुमने कोई मसाला नहीं डाला। तीसरी बात, तुम्हें इसे आगे पीछे करने के लिए एक स्पैचुला का इस्तेमाल करना पड़ा। ये तियानी ने अपने पास रखे मसालों के अलग अलग जार की ओर इशारा किया। क्या यह आसान है। ये तियानी ने मुस्कुराते हुए पूछा। म्यू क्यानिक्स्यू ने सिर हिलाया, यह आसान नहीं है। वह बहुत सीधी थी और कभी भी अपने दिल के खिलाफ कुछ नहीं कहती थी। क्या आप अभी भी सीखना चाहते हैं। ये तियानी ने पूछा। म्यू क्यानिक्स्यू ने सिर हिलाया। तो फिर से शुरू करो। फिर ये तियानी ने सारी सामग्री उड़ेल दी। अरे, म्यू क्यानिक्स्यू ने अवचेतन रूप से उसे रोक दिया। म्यू क्यानिक्स्यू ने अपना सिर हिलाया, हाथ बढ़ाया और ये तियानी को एक गोली दी। यहाँ, तुम मुझे कुछ क्यों दे रहे हो। यह आपकी बहुमूल्य सामग्री की बर्बादी है। ये तियानी, वाह, इतना प्यारा मत बनो। वह जितनी अधिक प्यारी थी उतना ही अधिक ये तियानी उसे पसंद करता था, लेकिन उतना ही अधिक वह डरता था। वह एक महान और शक्तिशाली परी बहन थी, लेकिन वह हमेशा इतनी आकर्षक और प्यारी क्यों थी। ये तियानी ने गोली ली और उसे अपनी स्थानिक अंगूठी में डाल दिया, फिर कहा, तुम्हें खाना पकाने के लिए अपने शक्तिशाली कौशल का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके बजाय तुम्हें सबसे बुनियादी उपकरणों का उपयोग करने की आदत डालनी चाहिए। खाना पकाने का यही सबसे अच्छा तरीका है। आओ, टमाटर काटने के लिए चाकू का उपयोग करो। ये तियानी उसे खीरे खाते हुए मार्गदर्शन कर रही थी। म्यू क्यानिक्स्यू भी सीखने को बहुत इच्छुक थी। उसने टमाटर बहुत धीरे धीरे काटे, लेकिन उसे मजा आया। फिर कढ़ाई में थोड़ा तेल डालें, हरी प्याज को गर्म करें, फिर टमाटर डालें और भूनें। अंडे फेंटो, थोड़ा सा पानी और 1 चम्मच नमक डालें। सफेद वाला। म्यू क्यानिक्स्यू ने अपनी तर्जनी उंगली नमक में डुबोई और उसे चखा। उसके चेहरे पर तुरंत ही भद्दी मुस्कान आ गई। तुमने बर्तन में इतनी घिनौनी चीज क्यों डाली। म्यू क्यानिक्स्यू ने सोल स्ट्राइक से पूछा। सच कहूं तो ये तियानी इस सवाल से हैरान रह गई। क्या सिर्फ नमक ही स्वादिष्ट था। बेशक ये घिनौना था। अगर इतना ही घिनौना था तो तुमने इसे बर्तन में क्यों डाला। इस समय ये तियानी को शायद ये समझ में आ गया होगा कि एक शिक्षक को किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। क्योंकि अगर आप इसे कम मात्रा में डालेंगे तो बेहतर होगा, लेकिन मैंने अभी बहुत कम खाया है। ये घिनौना है। ये तियानी, बहन, इतने सवाल मत पूछो, क्योंकि कढ़ाई में रखी सब्जियां स्वाद को खराब कर सकती हैं। म्यू क्यानिक्स्यू को अचानक समझ आ गया और उसने सिर हिलाया। फिर उसने ये तियानी के निर्देशों का पालन किया और उसके अनुसार मसाले डाले। आंच बंद कर दें और कढ़ाई से सामग्री निकाल लें। ये तियानी ने कहा। ये तियानी के लिए इस जीवनकाल में म्यू क्यानिक्स्यू को आदेश देने का एकमात्र मौका हो सकता है। फिर से कोशिश करो। ये तियानी ने म्यू क्यानिक्स्यू की ओर मुस्कुराते हुए देखा। ठीक है। फिर म्यू क्यानिक्स्यू ने एक और टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। उसकी खूबसूरत आंखें हल्की सी चमक उठी। अद्भुत, बहुत अद्भुत, अच्छी है। ये तियानी ने पूछा। ये बहुत अच्छा है, इसे आजमाएं। फिर म्यू क्यानिक्स्यू ने खुद एक टुकड़ा उठाया और ये तियानी को खिला दिया। उसे पता भी नहीं चला कि उसमें कुछ गड़बड़ है, लेकिन ये तियानी बहुत खुश और हैरान थी। बहुत खूब, बहन देवी वास्तव में उसे खाना खिला रही है। सफलता, सफलता। यदि भविष्य में उसे सच्चाई पता चल जाती तो उसे जीने का मौका मिल जाता। अच्छी है। इस बार म्यू क्यानिक्स्यू ने ये तियानी से पूछा था। बुरा नहीं है, आप बहुत प्रतिभाशाली हैं। किसी कारण से म्यू क्यानिक्स्यू को बहुत गर्व, बहुत खुशी और बहुत संतुष्टि महसूस हुई। मैं अभी भी और अधिक बनाना चाहता हूँ। ये तियानी, मत करो मत करो मत करो, बस इतना ही काफी है। कुछ व्यंजन ही काफी हैं, वरना व्यंजन ठंडे हो जाएंगे। मैं आगे और बनाऊंगी, ये तियानी ने जल्दी से कहा। ठीक है। फिर म्यू क्यानिक्स्यू ने बड़े संतोष के साथ व्यंजन खाए। स्वाद वाकई लाजवाब था। तुमने खाना बनाना किससे सीखा। म्यू क्यानिक्स्यू ने पूछा। खाना पकाना मैंने यह अपनी एक दोस्त से सीखा। वह लड़की है, उसका नाम फेंग्या है, ये तियानी ने कहा। ये तियानी और म्यू क्यानिक्स्यू ने काफी देर तक बातें की। शायद ये पहली बार था जब उन्होंने इतनी बातें की थी। म्यू क्यानिक्स्यू ने भी धैर्यपूर्वक ये तियानी को कई बातें समझाई जो उसे समझ नहीं आती थी। चूंकि ये तियानी ने उसे खाना बनाना भी सिखाया था, इसलिए उसे लगा कि ये तियानी को बहुत कुछ सिखाना ही सही होगा। मुझे अचानक कुछ ख्याल आया, म्यू क्यानिक्स्यू ने ये तियानी की ओर देखते हुए कहा। ये तियानी ने असमंजस में म्यू क्यानिक्स्यू को देखा। म्यू क्यानिक्स्यू ने फिर अपना दिमाग थोड़ा हिलाया और मेज पर चिकन, बतख और मछली की एक मेज दिखाई दी। ये तियानी, ऐसा लगता है कि आपको सामग्री खरीदने के लिए पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सृजन का मेरा नियम मुझे इच्छानुसार सामग्री बनाने की अनुमति देता है। ये तियानी ने अपना मुंह चौड़ा खोला। वाह, बड़ी बहन देवी, आप झूठ बोल रही हैं। सृजन का नियम स्पष्टतः विनाश के नियम से कहीं अधिक मजबूत है। ठीक है। म्यू क्यानिक्स्यू ने फिर एक पल सोचा।
फिर उसने अपना मन फिर से घुमाया और मेज पर एक सुगंधित व्यंजन प्रकट हुआ। ये तियानी, ऐसा लगता है कि हमें अब बाहर जाकर खाना खाने की जरूरत नहीं है, म्यू कियानिक्स्यू ने कहा। वाह, सृष्टि का ये नियम, उसका विनाश का कानून किस प्रकार का कुतर्क था। लेकिन ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा था तो वह भविष्य में उसे कैसे धोखा देने वाला था। आपुई, वह उसके साथ दोस्ताना तरीके से चीजों का आदान प्रदान कैसे करने वाला था। बड़ी बहन देवी, ये वाकई आसान है, लेकिन क्या इसे बनाने और खाने के बाद आपको संतुष्टि का एहसास होता है? ये तियानी ने पूछा। म्यू कियानिक्स्यू ने एक पल ध्यान से सोचा, फिर उसने अपना सिर हिलाया। ये सही था, ये तियानी के मार्गदर्शन में वह व्यंजन बनाकर उसे असाधारण संतुष्टि मिली थी। हालांकि अब उसे इससे कोई सदमा नहीं लगा। तो क्या सामग्री का उपयोग किया जा सकता है? म्यू कियानिक्स्यू ने कहा, जो मैं बनाती हूँ और जो मैं खरीदती हूँ वे एक जैसे हैं। ये तियानी ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी खाना बनाने से पहले सामग्री खरीदने के चरण भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। चुनना, सुपरमार्केट जाना, ये सब मानवीय अनुभव हैं। अगर आप इन अनुभवों को छोड़ देंगे तो मजा ही खो देंगे। मैं समझता हूँ। म्यू कियानिक्स्यू ने फिर अपना हाथ हिलाया और सभी सामग्री कूड़ेदान में उड़ गई। मैं आराम करने जा रहा हूँ। म्यू कियानिक्स्यू फिर उठी और अपने कमरे में वापस चली गई। ये तियानी बर्तन धोने ही वाला था कि उसने दर्द से बर्तन धोए। उसने ऐसे काम कब किए थे? तभी उसने देखा, हे भगवान, प्लेटें मेज पर बड़े करीने से रखी गई थीं। वाह, सृष्टि का ये नियम कितना उपयोगी है। अगले दिन शाम के लगभग 5 बजे ये तियानी और म्यू कियानिक्स्यू, जिसने एक साधारण सफेद जैकेट और काली पैंट पहनी हुई थी, घर से बाहर निकले। दिन में ये तियानी स्कूल नहीं गया, वह घर पर ही रहा और म्यू कियानिक्स्यू को खाना बनाना सिखाया। खैर, ये तियानी काफी खुश था। यहाँ निर्धारित सड़क पर फैमे फातले, शिजियाए और बायहानिक्सू खड़े थे। चूंकि अब सर्दी का मौसम था, आसमान जल्दी ही अंधेरा छा गया। इस समय हर गली लोगों से भरी हुई थी। सड़क के किनारे तरह तरह के लाल रंग के लालटेन लगे हुए थे। लगभग सभी घर खूबसूरत रंग बिरंगे लालटेनों से सजे हुए थे। कुछ मुख्य सड़कें तो लगभग भीड़ भाड़ वाली हो गई थी। हाँ, ये वार्षिक लालटेन महोत्सव था। वहाँ बहुत से युवा लोग थे। इस रात बहुत से पुरुष और महिलाएं मिलते थे और होटल वैलेंटाइन डे से भी ज्यादा भरे हुए थे। जिंग बाओबाओ को चिंता थी कि उसके दादा उसे ये तियानी के साथ देख लेंगे, इसलिए वह पहले अकेले रुयान मंडप में गई। 10 मिनट बाद उन पांचों ने अपने निमंत्रण पत्र सौंपे, भव्य दरवाजा खोला और रुयान मंडप में प्रवेश किया। उनके सामने का दृश्य देखकर वे दंग रह गए। वह बहुत ही विशाल और बेहद खूबसूरत जगह थी। हल्की रोशनी चमक रही थी और तरह तरह के पेय और खाने पीने की चीजें उनकी आंखों के सामने रखी थीं। वहां बहुत से लोग थे, जिनमें ज्यादातर युवक युवतियां थे। सब आपस में बातें कर रहे थे और बहुत ही सभ्य लग रहे थे। थोड़ी दूर पर कई मेजें थीं और हर मेज पर कलम और कागज रखे थे, क्योंकि यही काव्य गोष्ठी थी। और अब सब लोग खपी रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। कविता गोष्ठी अभी शुरू नहीं हुई थी। ये सभी लोग अपरिचित चेहरे थे। इनकी संख्या सैकड़ों में थी और उनमें से 90% दूसरे साम्राज्यों के बड़े शहरों से आए थे। कुछ तो दूसरे संप्रदायों से भी आए थे। खैर, उन्हें मूल रूप से यहाँ आमंत्रित किया गया था। ये संभव था कि उनमें से कोई एक ऐसा विशेषज्ञ हो जिसकी तुलना तियानशुई साम्राज्य के तथाकथित प्रतिभाशाली लोग भी न कर सके। और ये तियानी के समूह की उपस्थिति ने तुरंत उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उसी क्षण उन उत्कृष्ट युवा गुरुओं की नजरें उन पर टिक गईं। चाहे कोई भी हो, आज वे सभी सज धज कर आए थे और उनके रूप रंग से इन लोगों का ध्यान आकर्षित करना स्वाभाविक था। अरे हाँ, म्यू कियानिक्स्यू ने सज धज कर नहीं देखा था। उसने साधारण कपड़े पहने थे, लेकिन वह बहुत सुंदर थी। वाह, बढ़िया शराब है। जब शिजिया ने अपने सामने शराब देखी तो वह दौड़कर वहां पहुंची। बड़ी बहन म्यू, चलो हम भी कुछ खाते हैं, बायहानिक्स्यू ने म्यू कियानिक्स्यू से कहा। ठीक है। फिर वे चले गए। ये तियानी ने अपनी नाक की नोक को छुआ और चुपचाप वहां से चला गया। वह उनके साथ नहीं रह सकता था, वह मर जाएगा। फेम फैटल शिजिया के पीछे पीछे चली गई। बड़े भाई तियानगी, जिंग बाओबाओ ने ये तियानी को देखा और चुपचाप भाग गया। बाओबाओ, तुम यहाँ किस बात से डर रहे हो? ये तियानी ने मुस्कुराते हुए पूछा। दादाजी भी यहाँ हैं। ये तियानी, तो फिर पहले तुम्हें भाग जाना चाहिए। जब समय आएगा मैं तुम्हारे दादाजी से बात करूंगी और फिर तुम्हें अच्छी तरह से धमकाऊंगी। ये तियानी मुस्कुराए। जिंग बाओबाओ का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। कुछ ही दूरी पर किनचाओ और लिन चांगट्यू एक साथ खड़े थे और अपनी आंखें सिकुड़ते हुए ये तियानी को देख रहे थे। दूसरी तरफ हे चांगयू ने ये तियानी को बुरी तरह घूरा, जो किनारे पर खपी रही थी। उसने चुपके से अपनी मुठ्ठियां भींच ली। यह उसके लिए आगे बढ़ने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं था। कविता पाठ शुरू होने की प्रतीक्षा करते हुए सभी लोग बातचीत कर रहे थे। बस ये तियानी ने देखा कि कम से कम 20 लोग म्यू कियानिक्स्यू और अन्य लड़कियों पर डोरे डालने की कोशिश कर रहे थे। और ये तियानी, कुछ ही समय में उस पर 20 से अधिक खूबसूरत लड़कियां फिदा हो गईं। ये तो पता ही था कि ये सभी लड़कियां बड़े घरों की बेटियां थीं, फिर भी वे इस तरह की स्थिति में ये तियानी के साथ फ्लर्ट कर रही थीं। ये तियानी कितनी खूबसूरत थी, ये देखना ही काफी था। ये दृश्य स्वाभाविक रूप से कई पुरुषों की नजरों में आ गया और वे स्पष्ट रूप से नाखुश थे। हालांकि वे नहीं जानते थे कि ये तियानी कौन थी, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। और कोई रास्ता नहीं था। उसका आकर्षण बहुत ज्यादा था। लगभग आधे घंटे बाद भीतरी कमरे से एक के बाद एक लोगों का एक समूह बाहर आया। सबका ध्यान उन पर था। सबसे पहले बाहर निकला एक बूढ़ा आदमी, जिसका व्यवहार ऋषि जैसा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और संभवतः वही सबसे ऊंचा पद वाला था। हालांकि ये तियानी उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन उसने मोटे तौर पर अंदाजा लगा लिया कि वह स्वर्गीय रहस्य मंडप का सबसे बड़ा बुजुर्ग था। उसका राज्य संभवतः स्वर्गीय दाव राज्य में या उसके आसपास ही था। यह एक ऐसा अस्तित्व था जिसे स्काईवॉटर साम्राज्य के लोग अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देख पाते। फिर भी वह इस काव्य पाठ में उपस्थित थे। उसके पीछे एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था,
देखने में तो वह बहुत साधारण लग रहा था, पर वह साधारण कैसे हो सकता था। स्वर्गीय रहस्यों के मंडप के सबसे बड़े बुजुर्ग का दर्जा सबसे ऊंचा था और वे सबसे पहले बाहर निकले। फिर यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति दूसरे नंबर पर बाहर निकला। इसका मतलब था कि वह दूसरे स्थान पर था। उसके पीछे 5 बुजुर्ग थे, उनमें से हर एक विद्वान जैसा भाव दे रहा था। उनके पीछे एक बेहद खूबसूरत और शिष्ट महिला थी, लियू किंगयू। वहां उसकी बहन लियू कियान भी थी। कविता के मामले में लियू किंगयू 5 महान कवियों और महापुरुषों से बेहतर हो सकती थी, लेकिन वह अभी भी जूनियर थी। स्वाभाविक रूप से उसे और पीछे चलना पड़ा। नमस्कार वरिष्ठ झूगे, नमस्कार महामहिम स्नो किंग, नमस्कार ड्यूक यान, नमस्कार ड्यूक हुआनफू। जैसे ही वे बाहर निकले सभी ने एक साथ झुककर अभिवादन किया। ये तियानी, ये सही है, ये तियानी हक्का बक्का रह गया। बकवास, क्या ये सभी युवा उन्हें जानते थे? केवल वह उन्हें नहीं जानता था। महान एल्डर जुगेफेंग निर्णायक मंडल के बीच में बैठे मुस्कुराए। उनके बाएं और दाएं स्नो किंग और हुआनफू गोंग थे। उनके बगल में यांग गुओगो, झांग, ली और जी 3 महान काव्य गुरु बैठे थे। लियू किंगयू किनारे पर बैठी थी। लियू कियान वह तो बस मौज मस्ती करने आई थी। लियू किंगयू को इतने करीब से देखकर सच कहूं तो ये तियानी बहुत ललचा गया। इस महिला में एक ऐसी शालीनता थी जो उसने पहले कभी किसी महिला में नहीं देखी थी। एक सम्मानित परिवार की महिला को एक ऐसा स्वभाव माना जाता है जो बहुत ज्यादा उत्कृष्ट नहीं होता, लेकिन एक सम्मानित परिवार की ऐसी महिला तो बस अजय होती है। ये युवा प्रतिभाएं विभिन्न बड़े परिवारों से आए होंगी, बेशक बड़े साम्राज्यों के बड़े परिवारों से। वे छोटे परिवारों से भी आ सकती हैं, लेकिन वे विद्वान और प्रतिभाशाली महिलाएं थीं। वे विभिन्न बड़े संप्रदायों से भी आ सकती हैं। संक्षेप में उनमें से किसी एक का भी रुतबा किन राजवंश और लिन चांगटियन के युवा गुरुओं के रुतबे को आसानी से कुचल सकता था। बेशक वे मुख्य भूमि के इन शक्तिशाली और प्रसिद्ध लोगों के लिए यहाँ आने के लिए हजारों मील की यात्रा कराई थी। वे एक उल्कापिंड की तरह उभरना चाहती थी, खुद को साबित करना चाहती थी, या लियू किंगयू का पीछा करना चाहती थी। खुद को साबित करने के लिए लियू किंगयू का पीछा करने वालों का दर्जा निश्चित रूप से हे चांगयू जैसा ही होगा। संप्रदाय के उत्तराधिकारी का दर्जा निश्चित रूप से इन लोगों में सबसे ऊंचा होगा। उनमें से अधिकांश को अभी भी यहाँ तेजी से उन्नति करने का अवसर मिलने की उम्मीद थी। उनकी हैसियत तियानशुई साम्राज्य के 4 महान कुलों के युवा स्वामी और युवतियों से कहीं ज्यादा ऊंची हो सकती है, लेकिन हे चांगयू की हैसियत उनसे जरूर ऊपर थी। वरना उन्हें खुद को साबित करने के लिए ऐसी काव्य सभा में भाग लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या हे चांगयू को इसकी आवश्यकता थी? उसे इसकी जरूरत नहीं थी। वह यहाँ केवल खुद को दिखाने और ये देखने आया था कि क्या वह लियू किंगयू का पक्ष जीत सकता है। लियू किंगयू को कविता का विशेष शौक था। इस क्षेत्र में उसकी उपलब्धियां उसके बगल में बैठे कुछ गुरु स्तर के वृद्धों के बराबर पहुंच चुकी थी। अगर कोई उसे चकित कर सके तो उसका अनुग्रह पाना आसान हो जाता था। हालांकि उसने म्यू कियानिक्स्यू को भी देखा। उसने बातचीत शुरू करने की कोशिश की, लेकिन उसे मना कर दिया गया। उसकी दोबारा वहां जाने की हिम्मत नहीं हुई। यह एक तरह का डर था जो उसके दिल की गहराइयों से निकल रहा था। उसने एक शब्द भी नहीं कहा और बस चली गई। हे चांगयू पहले से ही जानता था कि यह औरत बिल्कुल भी सीधी सादी नहीं है। हिमराजा ने इधर उधर देखा और उसकी नजर शी जियाई पर पड़ी। शी जियाई ने भी उसे देखा और फिर शरारत से उसकी ओर देखा। हालांकि किसी और ने उसे नहीं देखा। इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं। ये जगह बहुत बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी कि इन मेजों और कुर्सियों पर सैकड़ों लोग बैठ सकते थे। चूंकि वे यहाँ थे तो उनमें से कितने लोग शो देखने आए थे? उनमें से सिर्फ 1/3 ही यहाँ इसलिए थे क्योंकि उन्हें बुलाया गया था। शायद वे किसी युवा प्रतिभा के परिवार के सदस्य थे। लगभग सभी युवा वहां बैठे थे। अरे क्या तुम भाग नहीं लोगे? जब ये तियानी उसके पास से गुजर रही थी तो शिजिया ने उसे कोहनी मार दी। ये दृश्य देखकर स्नोकिंग ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठा ली। किस लिए? कविता सभा, इतने सारे ग्रैंड मास्टर्स के मूल्यांकन और विभिन्न साम्राज्यों से इतनी सारी युवा प्रतिभाओं के साथ क्या आप आकर्षित नहीं होते? उनमें से कई विभिन्न साम्राज्यों से युवा प्रतिभाएं हैं और वे स्वर्ग तक भी उड़ान भर सकते हैं। ये तियानी ने नाक भान सिकोड़ी। मुझे लगता है कि तुम्हें कविताएं और गीत लिखना भी नहीं आता। हाँ, मैं जा रहा हूँ। इसके बाद शिजियाई को एक सीट मिल गई और वह बैठ गए। युवा मास्टर, ये बस यहाँ बैठो और देखो। लिन चांगटियन ये तियानी के पास से गुजरा और तिरस्कार से मुस्कुराया। फिर वह किनचाओ के साथ बैठ गया। मैं जा रही हूँ। बाय हानिक्स्यू ये तियानी के पास से गुजरी और बोली, तुम भी जा रहे हो? बाय हानिक्स्यू ने सिर हिलाया। मुझे इसमें काफी दिलचस्पी है। म्यू कियानिक्स्यू और फातले ही ऐसे लोग थे जिन्होंने लड़ाई में भाग नहीं लिया। हे चांगयू वहीं ठंडे मन से बैठा रहा और तियानी को तिरस्कार से देखता रहा। उसके पास जीने के लिए अधिक समय नहीं था, इसलिए हे चांगयू को अपने आप को उसके स्तर तक गिराने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये तियानी ने थोड़ा कंधे उचकाए। ठीक है, तो वो खेलेगा। चूंकि किनचाओ, लिन चांगटियन और वो बेवकूफ हे चांगयू सब यहाँ थे, तो ये तियानी को बाहर नहीं छोड़ा जा सकता था, है ना? फिर ये तियानी चलकर एक सीट पर बैठ गई। ये दृश्य देखकर फतले हंस पड़ी। ऐसे अभिनय करना जैसे किसी स्टार पर बिजली गिर जाए। फतले ने कहा, मुझे बिजली कहाँ गिरेगी? म्यू कियानिक्स्यू ने असमंजस में पूछा। फतले, कुछ भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। इस समय लियू कियान की नजर ये तियानी पर पड़ी। क्योंकि यह आदमी बहुत सुंदर था, उसने अनजाने में ही उसे बाकी सभी सुंदर पुरुषों में से पहचान लिया। पहले तो वह उसकी सुंदरता से पूरी तरह आकर्षित हुई। फिर उसे अचानक एहसास हुआ कि वह थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा था। ध्यान से सोचने के बाद लियू कियान का मुंह थोड़ा खुला। उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। क्या ये वही उपकारक नहीं था जिसने उस रात उसे बचाया था? शुरू में उसने भाग लेने की योजना नहीं बनाई थी क्योंकि वह वास्तव में कविताएं लिखना नहीं जानती थी। लेकिन जब उसने ये तियानी को देखा तो उसने अपनी स्कर्ट उठाए और जल्दी से ये तियानी के बगल वाली सीट पर दौड़कर बैठ गई। लियू किंगयू ने ये दृश्य देखा और उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं।
वह जानती थी कि उसकी बहन कविता लिखना नहीं जानती, तो वह इसमें भाग क्यों लेगी। फिर उसने ये त्याने की ओर देखा। वाह, क्या सुदर्शन व्यक्ति है। वह बहुत सुंदर था। उसकी साधारण सुंदरता लोगों को यह एहसास दिलाती थी कि वह साधारण है। जुगे फेंग और अन्य लोगों की निगाहें म्यू कियान कियान का पीछा करते हुए ये त्यानी पर पड़ी। यह आदमी असाधारण था। वह इतना सुंदर था कि मानो उसके शरीर से पवित्र प्रकाश की किरण फूट पड़ी हो। वह मनुष्यों में एक अजगर था। स्टार बेबी ने इसमें भाग नहीं लिया। वह जिंदयुन हाई के साथ औपचारिकताएं निभाने आई थी। उसका मुख्य उद्देश्य ये देखना था कि क्या जिंदयुन हाई कुछ विशेषज्ञों से मिल सकती है और उन्हें जान सकती है। साथ ही स्टार बेबी के भविष्य के साधना पथ की नींव भी रखना था। जब जिंदयुन हाई ने ये त्यानी को आते देखा, क्या वह भी कविताएं लिख सकता था? अरे दाता, क्या तुम्हें अब भी मेरी याद है? लियू कियान कियान ने ये त्यानी से चुपचाप पूछा। ये त्यानी ने उसकी ओर देखा। सुपरस्टार तो सुपरस्टार ही थी। हालांकि वो जवान थी, पर बहुत खूबसूरत थी। मैं कभी भी उन चीजों को याद नहीं रखती जो मुझे अच्छी तरह से पता नहीं होती, ये त्यानी ने कहा और आगे देखा। लियू कियान कियान, ठीक है, ठीक है। फिर मैं कविता पाठ के बाद उनसे बातें करूंगा। वाह, वह सुंदर, दयालु, शक्तिशाली था और कविताएं लिखना भी जानता था। अद्भुत। लगता है सब लोग तैयार हैं। आज रात यहाँ बहुत सारी खूबसूरत महिलाएं और आकर्षक युवक हैं। जुगे फेंग हंसे और अपने पीछे खड़ी मु कियानिक्स्यू की तरफ देखा। मु कियानिक्स्यू ने भी उनकी तरफ देखा। तभी जुगे फेंग ने हल्की सी भौहें चढ़ाई। ये औरत सीधी सादी नहीं लग रही थी। तो अब समय आ गया है। आइए कविता सम्मेलन के लिए तैयार हो जाएं। हमेशा की तरह इस कविता सम्मेलन में 2 दौर होंगे, एक दोहे का और एक कविताओं का। हम मिस किंग्यू सहित आपकी कविताओं का मूल्यांकन करने के लिए यहाँ हैं। हमें उम्मीद है कि आप हमें कुछ अच्छी कविताएं लाएंगे। अगर हमें कोई अच्छी कविता मिल जाए तो हम उसे अपनी पाठ्यपुस्तकों में शामिल कर पाएंगे। बेशक इसके लिए एक बेहतरीन कविता की जरूरत होती है। दूसरी बात, हो सकता है कि हम यहाँ बैठे किसी महागुरु की सराहना पा सकें। हो सकता है कि हम हिमराज की नजर में आ जाएं और उसे पोषित करने पर ध्यान केंद्रित कर सकें। ये सुनकर सभी लोग उत्साहित हो गए। उनमें से सबसे ज्यादा अधिकार रखने वाला हिमराजा था, क्योंकि हिमराजा 8 सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक हिम पवन साम्राज्य का सम्राट था। उसके द्वारा सराहे जाने का मतलब था आसमान छूना। किन चाओ और लिन चांगटियन ने चुपके से अपनी मुट्ठियां भींच ली। यही उनका मौका था। हिमराजा मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, इस राजा को कविता और साहित्य बहुत पसंद है। इस बार मैं यहाँ विशेष रूप से इस क्षेत्र में महान उपलब्धियों वाले कुछ युवाओं को ढूंढने और उन्हें प्रशिक्षित करने आया हूँ। मुझे ये भी उम्मीद है कि आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे और ऐसी कविताओं से अपनी पहचान साबित करेंगे जो हमें प्रभावित कर सके। हाँ, मुझे उम्मीद है कि कविता पाठ के अंत में मिस किंग्यू हमारे लिए एक कविता जरूर लिखेंगी। ये राजा मिस किंग्यू को बहुत पसंद करता है। इस राजा की बेटी भी मिस किंग्यू की बहुत प्रशंसा करती है। हिमराजा मुस्कुराया और लियू किंग्यू की ओर देखा जो उसके बगल में था। लियू किंग्यू खड़े हुए और थोड़ा झुककर बोले, महाराज मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। किंग्यू आपके द्वारा सराहे जाने से बहुत खुश है। मैं कैसे मना कर सकता था। ये त्यानी मन ही मन अवाक रह गई। ये औरत बहुत ही खूबसूरत थी। वह निश्चित रूप से किसी भी पुरुष की पसंदीदा थी। एक अच्छी पत्नी और प्यार करने वाली माँ के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार। हाँ, ये तो बढ़िया है। तो इस राउंड में मिस किंग्यू पहला सवाल पूछेगी। तुम्हारा क्या ख्याल है? स्नो किंग मुस्कुराया और पूछा। जुगे फेंग ने सिर हिलाया। मिस किंग्यू आइए। तब किंग्यू खुद को शर्मिंदा करेगी। तभी लियू किंग्यू खड़े हुए और बोले, किंग्यू पहला प्रश्न लेकर आएगा। फिर वह मुड़ी और कुछ शब्द लिखे जो ये त्यानी को लगा कि ब्लैकबोर्ड पर लिखे गए सबसे सुंदर शब्द थे। अगर पानी में कीड़े हैं तो वह गंदा है। अगर पानी में मछलियां हैं तो वह मछली पकड़ने का पानी है। पानी असीम है।